नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका खबर दमदार में। और इस बुलेटिन की शुरुआत में एक नजर डालते हैं उन सभी खबरों पर जो दिन भर छाई रही। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस पर आज फिर सुनवाई हुई। मेरठ में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की करोड़ों की काली कमाई पर प्रशासन का ताला लटक गया। वहीं बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से भी आई। योगी सरकार का बुलडोजर जारी रहेगा। जमीयत की अर्जी से सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया इनकार। वहीं बीजेपी ने यूपी की हारी हुई 14 सीटों के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। और साथ ही आज की एक और बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी और एसबीएसपी के बीच गठबंधन में अब दरार साफ साफ दिखाई देने लगी है। एक बड़ी खबर है कि मोदी सरकार ने 18+ वालों को मुफ्त में बूस्टर डोज लगाने का फैसला लिया है। तो इन खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे, एक एक खबर को विस्तार से आपको बताते हैं। खबर दमदार की सबसे बड़ी खबर है, जुड़ी हुई है समाजवादी पार्टी अलायंस से। लगता है कि समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर के बीच गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला। ये हम नहीं कह रहे हैं, दोनों दलों की बयानबाजी से इस तरह की बातें सामने आने लगी हैं और साफ जाहिर होने लगा है कि गठबंधन में अब दरार पड़ चुकी है। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर बार बार अखिलेश यादव से मिलने के लिए टाइम मांग रहे हैं, दावे उनके यही है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का कहना है कि राजभर ने कोई वक्त नहीं मांगा मुलाकात के लिए, बल्कि समाजवादी पार्टी तो और भी आरोप लगा रही है कि राजभर अब बहाना खोज रहे हैं कि किस तरह से गठबंधन से अलग हो जाए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह का कहना है कि राजभर ने मिलने के लिए वक्त नहीं मांगा, अगर मांगते तो अखिलेश यादव मिलते जरूर। आजमगढ़ चुनाव के बाद से ही दोनों दलों में गठबंधन को लेकर जुबानी जंग जारी है। अब ओम प्रकाश राजभर ने 16 जुलाई को बड़ा ऐलान करने का दावा किया है। देखना है कि 16 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव से पहले राजभर क्या बड़ा ऐलान करते हैं। चुनाव चल रहा है राष्ट्रपति का, तो आप विपक्ष के उम्मीदवार हैं, हम लोग विपक्ष के अपने सदस्य हैं, विधायक हमारे साथ 6 हैं, तो आप हमको बैठक में नहीं बुला रहे हैं, तो इसके पीछे राज क्या है ये तो बेहतर वही लोग बता पाएंगे कि वजह क्या था। एक गठबंधन साथी को बुला रहे हैं, दूसरे गठबंधन को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कहीं ये इशारा दूसरी तरफ कर रहे हैं। आपके मन में शंका है कि हम पर्दे के पीछे की राजनीति कर रहे हैं। अब श्री अखिलेश यादव जी ये तय कर लें कि वो हमको लेके चलना चाहते हैं, नहीं लेके चलना चाहते हैं, तो स्पष्ट कर दें। हम लोग कुछ समय का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हुई है। और दूसरी बात, अभी तक किसी ने कोई समय नहीं मांगा है, न पार्टी से न हमारे माध्यम से, और ऐसी कोई मीटिंग अभी फ़िलहाल होने की मुझे सूचना नहीं है। जब इस तरह की कोई सूचना होगी तो हम आपको सूचित कर देंगे। तो आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के बाद से लेकर अब तक दोनों के रिश्ते में तल्खी अब साफ साफ दिखने लगी है। अब तक राजभर ने अखिलेश को लेकर जो बयान दिए हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बैठक में एसबी-एसपी को नहीं बुलाया गया। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बैठक अखिलेश की ओर से बुलाई गई थी, लेकिन उन्हें एसबी-एसपी को नहीं बुलाया गया। अखिलेश की ओर से तलाक मिलने का इंतजार है, कुछ ऐसा लगता है। राजभर ने कहा गठबंधन तोड़ने की पहल अपने तरफ से नहीं करेंगे। राजभर ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के साथ ही हैं, अगर अखिलेश को तोड़ना है तो तोड़ ले गठबंधन। अखिलेश साथ नहीं चाहते हैं तो जबरदस्ती नहीं रहेंगे। ये बात भी राजभर ने कही है, खुलकर कही है। अखिलेश को एसी कमरे की आदत लग चुकी है, ये आरोप उन्होंने पहले भी लगाए थे जब 2022 असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट आए थे। अखिलेश यादव घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और असेंबली इलेक्शन के बाद जो बाई इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, उसके बाद भी ओम प्रकाश राजभर ने यही बात कही थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने पहले तो मीडिया के सामने कहा कि ये हमारे बीच का मसला है, हम देख लेंगे। लेकिन उसके बाद अखिलेश ने यह भी कहा कि ओम प्रकाश राजभर को नसीहत देने की जरूरत नहीं है। और यही वजह है कि माना जा रहा है कि गठबंधन में कहीं ना कहीं कोई दरार जरूर है। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि अब राजभर ही चाहते हैं कि वो अलग हो जाए, तो बहाने तलाश रहे हैं। अखिलेश यादव से चाचा शिवपाल यादव भी नाराज हैं, अलग राह पकड़ चुके हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शिवपाल यादव ने साफ कर दिया है कि वो एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगे। शिवपाल यादव ने कहा कि जिसने पहले समर्थन मांगा, मैंने उनको समर्थन दिया। सीएम योगी के घर पर डिनर पार्टी में वो शामिल हुए थे जब द्रौपदी मुर्मू के स्वागत में डिनर पार्टी का आयोजन किया गया था, तो शिवपाल यादव भी वहां पर मौजूद थे। अखिलेश ने अब तक समर्थन नहीं मांगा है, तो उनको समर्थन कैसे देते थे। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो बैठक बुलाई गई थी अखिलेश की ओर से, उसमें भी शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया था।
पहले ही बोल दिया था, 1 महीना लगभग पहले बोल दिया था कि जो हमसे वोट मांगेगा उसको हम वोट करेंगे। तो फिर समाजवादी पार्टी के लोगों ने नहीं बुलाया, जबकि मैं समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ, अभी भी हूँ। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से मैं चुनाव लड़ा हूँ और अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे करके और समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले करके चुनाव लड़ा था। तो आप समझ ही रहे हो कि हमें किसी भी मीटिंग में, पार्टी की मीटिंग होती है, विधानमंडल दल की मीटिंग होती है, उसमें बुलाया नहीं जाता है। द्रौपदी मुर्मू जी ने आपसे वोट मांगा? हाँ, देखिए उस दिन जब मुख्यमंत्री जी के यहाँ डिनर में मुझे बुलाया गया और बुलाने के बाद द्रौपदी मुर्मू को से परिचय कराया, फिर उन्होंने हमसे वोट मांगा तो मैंने उन्हें आश्वासन दे दिया। और राष्ट्रपति का चुनाव वैसे तो गुप्त मतदान होता है, लेकिन मैं द्रौपदी मुर्मू को ही वोट करेंगे। तो जो शिकायत ओम प्रकाश राजभर को है, वही दर्द शिवपाल यादव को भी है। चलिए अब बात कर लेते हैं वाराणसी के ज्ञानवापी केस की। आज हिंदू पक्ष की ओर से बहस की गई। बहस के दौरान हिंदू पक्ष के वकीलों ने कोर्ट के सामने मंदिर और हिंदू धर्म में मान्यता के सबूत पेश किए। वकीलों ने इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट का हवाला दिया। आज मस्जिद पक्ष के वकीलों ने कोर्ट में एक्ट ऑफ वर्शिप एक्ट पर भी आपत्ति दर्ज कराई, जिस पर हिंदू पक्ष के वकीलों ने तर्कों के साथ जवाब दिया। दूसरे दौर की मंगलवार से शुरुआत हुई है सुनवाई की और कल भी ये सुनवाई जारी रहेगी। कि अगली सुनवाई कल 2 बजे निर्धारित की गई है। आज मैं, मेरे सीनियर सुधीर त्रिपाठी जी, सुभाष नंदन जी, मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब ने कोर्ट के सामने विस्तृत रूप से बहस की है और कोर्ट को ये सेटिस्फाई करने की कोशिश की है जो मुस्लिम पक्ष का ऑब्जेक्शन था कि आर्टिकल 25 के लिए आप सिविल कोर्ट नहीं आ सकते। डायरेक्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का हमने कोर्ट के सामने रखा है। 1995 सुप्रीम कोर्ट जो कहता है कि सिविल अधिकारों के लिए और आर्टिकल 25 के उल्लंघन के लिए आप सिविल कोर्ट आ सकते हैं। साथ ही साथ हिंदू लॉ पे विस्तृत रूप से हमने अपना पक्ष रखा है, चाहे वो बीके मुखर्जी साहब का हिंदू लॉ हो, चाहे राम जानकी डेटीज का केस हो, कि इमेज की क्या महत्व होता है, स्वयंभू देवता का क्या महत्व होता है। साथ ही साथ इसमें हमने बहुत कैटेगोरिकल रूप से बहस की कि जो दिव्यता होती है किसी मंदिर की, वो दिव्यता कभी खत्म नहीं होती है। आप मेरा मंदिर भले ही तोड़ दो, पर जो वहाँ पे स्थान की इंपॉर्टेंस है, दिव्यता की इंपॉर्टेंस है, स्वयंभू देवता की इंपॉर्टेंस है, वो समय के अंत तक रहेगी। और ये सारी बातें राम जानकी के केस से, हिंदू लॉ के बीके मुखर्जी से, ये सारी बातें कोर्ट के सामने। जिला अदालत में कल भी होगी सुनवाई। इधर मेरठ में बीएसपी के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर बड़ा एक्शन किया जा रहा है। याकूब कुरैशी का घर और फैक्ट्री कुर्क की गई। आपको बता दें, याकूब कुरैशी लंबे वक्त से फरार है। याकूब पर अवैध मीट प्लांट चलाने का आरोप है, जिसके बाद से उसकी तलाशी चल रही है। दूसरी तरफ उसकी संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। करोड़ों की संपत्ति, जो अनुमान है उसके मुताबिक, आकलन के मुताबिक 100 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। ये याकूब कुरैशी के घर के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां कुर्की की कार्रवाई चल रही है। भारी पुलिस फोर्स मौजूद है, क्यूआरटी की टीम मौजूद है और आप देख सकते हैं याकूब कुरैशी का जो आलिशान लाइफ स्टाइल था वो कैसा था। ये लाखों का बेड यहाँ पर है, इसके अलावा एसी लगे हुए हैं। घर में जो पुताई और बाकी सब चीजें हैं वो दर्शाती हैं कि किस आलिशान लाइफ स्टाइल से याकूब कुरैशी रहते थे। लेकिन अवैध मीट प्लांट संचालन करते थे। 31 मार्च को अवैध मीट प्लांट संचालन के मामले में एफआईआर दर्ज की गई, जिस पूरे मामले में करीब 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और आज यहां पर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तमाम पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं जो कुर्की की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए आए हैं। पहले एनबीडब्ल्यू जारी किए गए, BSc की कार्रवाई की गई, लेकिन जब याकूब कुरैशी ने जांच में सहयोग नहीं किया तो फिर आज कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। घर का कुछ हिस्सा खोल लिया गया है, कुछ हिस्से में अभी भी ताले लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो तस्वीरें जिससे पता चलता है कि इस घर के अंदर पिछले काफी समय से लोग रह रहे थे। आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर मीट भरा हुआ है, डीप फ्रीजर में मीट लगाया गया है और ये गवाही देता है कि यहाँ पर लोग रह रहे थे। अनुमानित लगभग बताया जा सकता है जो 100 करोड़ प्लस ही है, उससे कम नहीं है।
बाकी एग्जैक्ट अनुमानित वो राजस्व विभाग से ही लगाया जा सकता है। पूर्व मंत्री थे, लगातार नोटिस दिए गए, किस तरीके से कार्रवाई का चरण आगे बढ़ा? जी, पूरा नियमानुसार इसमें अवेलेबल एनबीडब्ल्यू लिया गया और उसके बाद सीआरपीसी 82 की कार्रवाई पहले भी की गई। आप सभी लोग विदित भी हैं, आप सब लोगों के माध्यम से भी इस चीज़ के लिए प्रचार प्रसार भी कराया गया। सीआरपीसी 82 कार्रवाई के बाद भी ये कोर्ट में अपने आप को सरेंडर नहीं किए, ना विवेचक के समक्ष उपस्थित हुए, जिसके बाद इसमें कोर्ट से सीआरपीसी 83 की कार्रवाई के लिए आज इसमें किया गया है। अभी कौन कौन फरार है याकूब फैमिली से? जी, जैसा पूर्व में जो जानकारी है वो ज़्यादा बेहतर विवेचक बता पाएंगे, लेकिन इनकी वाइफ का बेल हो एंटीसिपेटरी बेल हो गया था। उसके बाद बाकी लोग फरार ही हैं, इसमें अभी तक अपीयर नहीं हुए हैं। इधर जमीयत की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। 10 अगस्त को मामले में अगली सुनवाई होगी। 8 अगस्त तक दोनों पक्ष दाखिल करेंगे जवाब। कोर्ट ने कहा नियमों के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। अवैध निर्माण पर लगातार एक्शन में है यूपी सरकार। वहीं यूपी सरकार ने कहा कि हिंसा से पहले कार्रवाई जारी है। जमीयत ने तर्क दिया था कि पिक एंड चूज पॉलिसी अपनाई जा रही है। बुलडोजर एक्शन के लिए किसी खास तबके को ही निशाना बनाया जा रहा है। और इसी बीच गाजियाबाद नगर निगम ने नाले पर बनाए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की ये कार्रवाई नवयुग मार्केट के पास हुई है। बताया ये जा रहा है कि इस नाले पर बिजली विभाग ने अतिक्रमण कर रखा था। नाला सफाई अभियान के तहत नगर निगम ने बिजली विभाग के अवैध अतिक्रमण को हटाया और उसके बाद इस जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। नाले की जमीन को अतिक्रमण किसी और ने नहीं किया था, बल्कि अवैध तरीके से इस पर कब्जा बिजली विभाग की ओर से किया गया था। नगर निगम ने वो अवैध कब्जा बुलडोजर की मार से ध्वस्त कर दिया। ये तस्वीरें गाजियाबाद की आप देख रहे हैं, जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। इधर प्रदेश में होम्योपैथी संस्थानों के 47 करोड़ के स्कॉलरशिप घोटाले का सरकार ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि जांच हो रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आरोपों के मुताबिक बिना मान्यता वाले 38 संस्थानों के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप का भुगतान कर दिया गया था। योगी जी का निर्देश है कि जितनी भी समाज कल्याण की योजना है इसमें कोई भी पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कोई भी अपात्र व्यक्ति किसी प्रकार की बेईमानी की नहीं होना चाहिए और इसकी संभावनाओं को समाप्त करने के लिए योगी जी के निर्देश हैं और इस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में होम्योपैथी विभाग, होम्योपैथी बोर्ड से संबंधित कुछ प्रतिष्ठानों की जांच जब की गई तो पाया गया कि ऐसे छात्र जो छात्रवृत्ति के लिए एलिजिबल यानी अनुमन्य नहीं थे उनको भी छात्रवृत्ति दी गई और ऐसे लगभग 7,000 छात्र हैं जिनको की छात्रवृत्ति दी गई है। टोटल अमाउंट करीब 47.5 करोड़ रुपए का बनता है। एक बड़ी गड़बड़ी है। मुझे खुशी है कि समाज कल्याण के अधिकारियों ने इसको पकड़ा और जांच करके इसको उजागर किया। सर, तो अब सरकार किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ रही है, क्योंकि कई सारे विभागों में पशुपालन विभाग की बात करें तो वहाँ भी 50 करोड़ का मामला सामने आया, अब यहाँ 47 करोड़ का मामला है, तो क्या इसमें भी कोई जांच कराई जा रही है, कोई कमेटी बनाई जा रही है? इसमें रोकथाम के उपाय भी किए जा रहे हैं जिससे कि ऐसा ना हो और साथ साथ भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को मैं सचेत भी करना चाहूँगा और साथ साथ इस प्रकरण में जितने भी लोगों ने गड़बड़ी की है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। विशेषज्ञ एजेंसी से जांच की संस्तुति की गई है और साथ साथ जितना पैसा जिसके पास पहुंचा है वो पूरा का पूरा वसूला जाएगा और डैमेजेस भी इसमें लिए जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं बीजेपी की तैयारी की। प्रदेश में लोकसभा की हारी हुई 14 सीटों पर कमल खिलाने की तैयारी बीजेपी कर रही है और इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रियों को सौंपी गई है। पार्टी ने इन सीटों पर जीत के लिए 4 समूह बनाए हैं और केंद्रीय मंत्रियों को इसका प्रभारी बनाया है।
लोकसभा चुनाव में 14 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, अब उनको जीतने की भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति तेज कर दी है। बीजेपी ने इन 14 सीटों को जीतने के लिए 4 सदस्यीय केंद्रीय मंत्रियों का एक समूह बनाया है और ये 4 सदस्यीय केंद्रीय मंत्रियों का समूह अब इन 14 सीटों को जीतने की रणनीति पर काम करेगा। जल्द ही ये मंत्री समूह उत्तर प्रदेश की इन 14 सीटों पर दौरे करेगा और वहां पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी अब इन 4 केंद्रीय मंत्रियों के जिम्मे है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि सपा, बसपा और कांग्रेस के जो गढ़ माने जा रहे हैं, इनको हर हाल में 2024 के लोकसभा चुनाव में ध्वस्त करना है। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अब उस फरमान की बात कर लेते हैं जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है। भदोही की डीएम आर्यका अखौरी ने अजीबोगरीब फरमान जारी किया। सरकारी दफ्तरों, स्कूलों में जीन्स और टी शर्ट पहनने पर रोक लगा दी उन्होंने, और इसके लिए डीएम ने आदेश की कॉपी सभी अधिकारियों को भेज भी दिया है। साथ ही हवाला दिया गया कि जीन्स और टी शर्ट से समाज में गलत संदेश जाता है। कपड़ों की जांच के लिए अब नोडल टीम अधिकारियों को देखकर डीएम को अपनी रिपोर्ट देगी और इस बारे में कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए कर्मचारियों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। डीएम का आदेश है कि सरकारी दफ्तरों, स्कूलों में अब जीन्स और टी शर्ट नहीं चलेगी। ड्यूटी करनी है तो सामान्य परिधान में आना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो माना जाएगा कि कर्मचारी ड्यूटी के प्रति संवेदनशील नहीं है। और अगली खबर आगरा से, जहां पर कोर्ट परिसर से फिरोजाबाद के गैंगस्टर को बदमाश छुड़ा ले गए। पुलिस वालों पर हमला करके गैंगस्टर्स के साथियों ने उसे छुड़ा लिया। इस हमले में एक सिपाही जख्मी हो गया। फिलहाल पुलिस ने शहर की नाकेबंदी कर रखी है। तो फिलहाल कोर्ट परिसर के अंदर से बदमाश अपने साथी को छुड़ाकर भाग गए। पेशी के दौरान गैंगस्टर विनय को फरार करने में कामयाब हो गए उसके साथी और पुलिस टीम पर हमला किया। बीते दिनों इस तरह की कई वारदात हो चुकी है। अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जहां पर पुलिस टीम पर हमला करके अपराधी को उसके साथी भगा ले गए हों। फिलहाल इसे पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है पुलिस। आज गुरु पूर्णिमा है और इस मौके पर वाराणसी में एक शख्स ने पीएम मोदी और सीएम योगी की पूजा की। उसने अपने घर में दोनों नेताओं को अपना गुरु मानते हुए उनकी तस्वीर की आरती उतारी। युवक का कहना है कि पीएम मोदी और योगी उनके गुरु हैं। उन्होंने सनातन धर्म को सम्मान दिलवाया, कांवड़ियों का सम्मान किया और इसलिए उन्हें गुरु मानकर उनका पूजन कर रहे हैं। वाराणसी के लोकप्रिय सांसद और इस देश के सचिव प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और परम पूज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को अपना गुरु मानता हूं और आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अपने आवास पर तिलक चंदन लगाकर हमने आशीर्वाद लिया। और गुरु पूर्णिमा के मौके पर ही धर्म नगरी वाराणसी में एक और अनोखी तस्वीर देखने को मिली है। यहाँ मुस्लिम महिलाओं ने अपने गुरु की पूजा की और उनका आशीर्वाद लिया। रामकटोरा स्थित पातालपुरी मठ में मुस्लिम महिलाएं हाथों में पूजा की थाल और फूल मालाएं लेकर पहुंची थी। मंत्रों के बीच महंत गुरु बाबा बालकनाथ को तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी गई। मुस्लिम महिलाओं का कहना था कि गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है और गुरु जाति और मजहब से ऊपर होता है। भारतीय संस्कृति जो है वो गुरु शिष्य परंपरा पर चलती आ रही है और आज हम लोगों ने महंत बालकदास जी महाराज की आरती उतार करके गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह किया है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में किसी जाति धर्म का बंधन नहीं होता, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, वहाँ सब गुरु के शिष्य होते हैं। इसलिए हम लोगों ने आज भारतीय संस्कृति की परंपरा का निर्वहन किया है। और जिस तरह से पूरे देश में नफरत भरा माहौल चल रहा है, पूरे देश में नफरत के बोल बोले जा रहे हैं, तो उस नफरत को ख़त्म करने के लिए आज हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वहन किया। आप गुरु को मजहब और जाति में ना तोलें, क्योंकि गुरु एक धारा है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। और प्रकाश क्या मुस्लिम क्या हिंदू, सबको ज़रूरत है। प्रकाश से कोई अपने आप को अछूता नहीं रख सकता है। हर व्यक्ति को प्रकाश चाहिए, हर व्यक्ति को मार्ग चाहिए और मार्ग गुरु दे सकता है। तो इसलिए यहाँ पर समाज से उठ करके, अपने संप्रदाय से उठ करके, अपने मजहब से उठ करके यहाँ पर सभी धर्म के लोग आके, चाहे वो मुस्लिम बंधु हो, चाहे सिख बंधु हों, ईसाई बंधु हों, सभी लोग आकर के गुरु पूजा करते हैं।
कांवड़ मार्ग पर शराब और मीट की दुकान नहीं होने के सीएम योगी के आदेश के बाद मेरठ में जिला प्रशासन एक्शन में नजर आ रहा है। प्रशासन ने कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली शराब की दुकानों को अस्थायी तौर पर हटाने के आदेश दिए। वहीं मीट की दुकानों को कांवड़ यात्रा तक बंद कराने के भी आदेश जारी किए गए। इसके बाद मेरठ में शराब की दुकानों को ढकने का काम शुरू हो गया है और मीट की दुकानों पर त्रिपाल लगा दिए गए। शराबबंदी को लेके जो भी हमने मैपिंग करवाई है कि जितनी भी शराब की दुकानें इन रूट्स पे हैं उनका ऑलरेडी मैंने ऑर्डर पास कर दिया और उनकी चौदही उस पर्टिकुलर टाइम के लिए चेंज कर दी गई है। तो सारे अपने रोड से हटके कहीं और जहाँ शिफ्ट होनी है उनको शिफ्ट करवा दिया जाएगा। और ये मीट की शॉप्स और ये सब तो पहले से भी जैसा था कि रूट के बीच में कहीं भी थी नहीं, वो भी शिफ्ट हो गई हैं, वो भी रूट में कहीं भी नहीं दिखेंगी। और आज केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया। 15 जुलाई से लगेगा मुफ्त बूस्टर डोज। जी हां, 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को मुफ्त में बूस्टर डोज लगेगा और ये शुरुआत होगी 15 जुलाई के बाद से। लेकिन आज एक बार फिर ये लगता है कि बूस्टर डोज की आवश्यकता है और सरकार, आपको पता है कि अपने आप निर्णय नहीं, पूरी साइंटिफिक सोच के साथ जानकारी प्राप्त करने के बाद लेती है। और इसीलिए किसी के ऊपर कोई बोझ ना पड़े, खर्चा ना करना पड़े, 18 साल से ज्यादा की उम्र आयु के लोगों को बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त में देने का निर्णय मोदी जी की सरकार ने लिया है और सबको लगवानी चाहिए, बगैर राजनीति के लगवानी चाहिए। तो कोरोना से लड़ाई के मद्देनजर दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान भारत में चल रहा है। पहले डोज और अब बूस्टर डोज में फ्री में सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।